नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध। उम्मीद थी कि 8 अप्रैल से जो सीज फायर चल रहा था वो बदस्तूर जारी रहेगा और शायद शांति वार्ता, क्योंकि इतने बड़े वर्षों से चले हुए इश्यूज में समय लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पहले हम जब चर्चा कर रहे थे, हमारे पैनलिस्ट ये सब लोग बता भी रहे थे कि यह युद्ध एक ऐसे मोड़ पे आएगा, निर्णय तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन परेशान सब हो चुके हैं कि अभी कैसे भी करके इसमें एक सम्मानजनक एग्जिट मिले तो इससे बाहर निकले, अमेरिका भी, ईरान भी और इजराइल भी। इजराइल लेकिन इसे एक लिमिट तक बनाए भी रखना चाहता है, ताकि क्योंकि इजराइल जिस मोड़ पे अब है, कहीं ऐसा नहीं हो कि घेराबंदी करके वो परेशानी में आई। बहुत सारी चीजें थी उनकी, स्टील एक उन्होंने आयरन वॉल जो बनाई हुई थी, सब कुछ बहुत सारी चीजों का पता भी लग गया है कि किस में कितना मादा है, कौन किसको सपोर्ट करता है। खैर, अब वापस से ये जंग की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल में जंग की ओर जाएगा। हो सकता है कि कोई खुशखबरी भी आ जाए, क्योंकि ट्रंप साहब बड़े ही असंतुलित उनका जो एक ये कहूं कि स्टेटमेंट्स या फिर उनके जो स्टेप्स हैं वो अपनों से भी घिरे हुए हैं और यहाँ भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सिग्नेचर पावर उनके पास में है, वो कर भी सकते हैं कुछ। उन्होंने कल एक दिन पहले ये बात भी कह दी है कि बिल्कुल आप परमाणु हथियार अपने पास में, उनको लेकर के तबाह कर दो, ये कर दो। तो बहुत सारी चीजें हैं। खैर, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि क्या वाकई सीज फायर महज एक कथित सीज फायर होगा, या बिल्कुल अब उसकी प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है और वापस से इस ओर जा रहे हैं जो कुछ दिन पहले तक दुनिया जिसको लेकर के चिंतित थी, थोड़ी राहत आ रही थी कि शायद हो सकता है को मध्यस्थता करके इस मामले को निपटा देगा। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है? तो हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हैं हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार लेफ्टिनेंट जनरल SPS कटेवा साहब हैं, हमारे साथ एयर कोमोडोर चंद्र मौली साहब हैं, जो डे वन से हमारे साथ पूरा इस मैटर को देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं। सर, करोड़ी सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है सर कि कुछ जिस दिशा में हम लोग एक उम्मीद करके चल रहे थे, वो उम्मीदें ध्वस्त होती दिखाई दे रही हैं कि वापस से पटरी पे आ सकती हैं ये चीजें? योगेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल है ये क्यों हुआ। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री भारत में थे और उन्होंने कहा कि भाई समझौता फाइनल स्टेज पे है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, वो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। और उस समय ईरान का डेलीगेशन कतर में था और बातचीत भी चल रही थी कतर में, कतर के साथ। तो वैसी स्थिति में, और ट्रंप भी ये कह रहे थे कि बस होने वाला है एग्रीमेंट, ईरान भी चाहता है। तो फिर ऐसा ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ कि इस तरह से स्ट्राइक, काउंटर स्ट्राइक शुरू हो गया। ये बहुत बड़ा इश्यू है। इसका कारण यह है कि जब ये एग्रीमेंट फाइनल स्टेज पे जा रहा था तो उस समय इजराइल ने ये कहा कि आप तो चले जाओगे, हमारा क्या होगा। और इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी पर्सनल अप्रूवल के बिना कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता। उसका ट्रंप साहब ने एक वाया मीडिया निकाला, वो ये निकाला कि अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, उन पे सब के सिग्नेचर करवा दें। इसका मतलब ये हुआ कि सब देश ईरान को, इजराइल को मान्यता दे दें। उसमें पाकिस्तान को भी उन्होंने कह दिया कि मान्यता दो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बिल्कुल मना कर दिया कि ये हमारा विचारधारा का मामला है, हम बिल्कुल ही इसको मान्यता नहीं देंगे, सिग्नेचर नहीं करेंगे। इसी तरह के अरब कंट्रीज वो कुछ चुप रहे और कुछ ने कोई गोलमोल रेस्पॉन्स दिया। किसी ने क्लियर कट ये नहीं कहा कि हम अब्राहम अकॉर्ड्स पे साइन करेंगे। अभी तक जो पिछले ट्रम्प के टर्म में साइन किए थे, 2 किए थे, बहरीन, UAE और मोरक्को और सूडान से जिस तरीके से अमेरिका ने करवाया था, जो ट्रंप की स्टाइल है दबा के धमका के, उस तरह से इन 4 देशों ने साइन किए थे, इजराइल को मान्यता दी थी। अब इन्होंने मना कर दिया तो वो इश्यू ये हो गया कि इजराइल का क्या होगा अगर आप समझौता करके चले गए तो। क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि इस तरह से कोई समझौता हो और ईरान अपनी पोजीशन पे बना रहे। और उसकी वजह से ट्रंप ने ये किया कि वहां पे जो होर्मुज की आसपास स्ट्राइक हुआ वो इस रूप में हुआ कि अमेरिका ने, क्योंकि ईरान ने क्या किया है कि एक
पर्शियन गल्फ हॉर्मुज अथॉरिटी बना दी है। उन्होंने एक मैप भी जारी कर दिया। उस मैप में यह है कि एक तो हॉर्मुज का जो कोर एरिया है वो है, एक पेरिफेरल एरिया है जो ईरान के कंट्रोल में है, ईरान मॉनिटर करता है। उसमें अगर अमेरिका का कोई जहाज आता है या कोई बिना उनकी परमिशन के आता है तो वो स्ट्राइक कर सकते हैं। अमेरिका ने यही किया कि वहां पे घुसने की कोशिश की, ईरान ने स्ट्राइक किया। फिर अमेरिका ने कहा हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, ये इनिशियल स्टेज पे हो गया। अब फिर उन्होंने आने की कोशिश की तो अमेरिका ने कहा कि हम सेल्फ डिफेंस पे बंदर अब्बास पे के पास, उन्होंने बंदर अब्बास का जो पोर्ट है उस पे तो नहीं, साइड में हुआ है, और उन्होंने 3 जगह स्ट्राइक किया है। और उसके बदले में ईरान ने अमेरिका का बेस कुवैत पे है, उस पे स्ट्राइक कर दिया। तो वापस ये मामला कुछ गर्म होता लग रहा है। और जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने इसको कंडेम किया है कि जो कुवैत पे हुआ है। लेकिन ईरान का ये कहना है कि हमने तो रिटालिएशन में किया है, पहले स्ट्राइक तो अमेरिका ने किया था, तो हमने अमेरिका के बेस पे किया है, हमने कुवैत पे नहीं किया है। तो अब आगे किस दिशा में जाएगा, क्या ये थोड़ा वापस शांत होगा या आगे एस्कालेट होगा? मुझे लगता है कि अमेरिका ने पहले कैलकुलेट कर लिया है कि एस्कालेशन है वो अमेरिका के फेवर में नहीं है। जब ट्रंप साहब हफ्ते भर पहले अपने बेटे की शादी में नहीं जाके व्हाइट हाउस में मीटिंग ले रहे थे, वहां काफी मंथन हुआ है। अल्टीमेटली उन्होंने यही कंक्लूड किया था कि ईरान में अंदर घुसना या उनका जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लिफ्ट करना खतरे से खाली नहीं है अमेरिका के लिए, वो वायबल ऑप्शन नहीं है दोनों ही। तो मुझे नहीं लगता कि अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब इस समय जो स्थिति है, अमेरिका ये चाहता है फोर्सफुली हॉर्मुज को खुलाए, और ईरान ने कह दिया कि हम खोलने के लिए तैयार हैं। जो कतर में बातचीत हुई, 1 महीने में सब नॉर्मल हो जाएगा अगर अमेरिका भी इसको खोलता है तो। अब आगे देखते हैं क्या होता है, कि क्या ज्यादा एस्कालेट होगा या वापस कुछ पीस के रास्ते जाएगा। एस्कालेशन होना अमेरिका के फेवर में नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसको खोलने का रास्ता कुछ निकल सकते हैं, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के ईरान चौतरफा गिरता नजर आ रहा है। लेकिन यूरेनियम की अगर बात है तो इसमें कोई ना कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा जिसमें कुछ बाउंडेशन से लगा देंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि यूरेनियम में ईरान बिल्कुल नहीं देगा अमेरिका को, कि अपनी जो एक कहूं कि सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, अगर वो कहा जाता है ना कि मनी अगर आपने दे दी फिर आपके पास में बचा क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सौंपेगा। अब तक अगर ये होता है तो अब तक दे चुका हो, तो हम नहीं देंगे वो। मैं चलिए चंद्रमौली साहब का रुख करना चाहूंगा। सर क्या लगता है अभी आपको, क्योंकि अमेरिका ने वहां पे बम बरसाए हैं, दूसरी तरफ जो बेसेज हैं कुवैत वगैरह हमने, ईरान ने उनको निशाना बनाया है, तो इससे तो लगता है कि रात को जो उम्मीद के साथ में हम सोते हैं दुनिया के लोग, वो इस उम्मीद में होते हैं कि शायद हो सकता है कि अगले 1-2 दिन के अंदर हुआ। लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो सब कुछ एक बबल था और वो तो गया, और अब वापस से वही पटाखे फूटने शुरू हो गए। तो अभी आपको लगता है कि कोई उम्मीद की किरणें बची हुई हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पे तो केंद्रित करना शुरू कर दिया, और इसमें लगता है कि कोई रास्ता निकल भी सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको पर्यावरण टैक्स और ये सब कुछ देना पड़ेगा, कोई बहुत मेजर चीज नहीं है। लेकिन इस रूट पे अमेरिका कहीं तैयार हो सकता है, या फिर युद्ध की ओर धकेल दिया जाएगा इन तमाम चीजों को? जी जय हिंद। जो आप जो बता रहे हैं, जो न्यूज में जो आ रहा है और जो फैक्ट है, मतलब कि ये एक सीज फायर का ब्रेक हुआ है, जिसके अंदर कुछ मिसाइल, कुछ ड्रोन ये फायर हुए हैं। और जैसा कि भी कॉर्नलिस्ट ने बताया हुआ है कि बंदर अब्बास पोर्ट इंटैक्ट, पोर्ट के साइड में नेवल यूनिट है, एक्चुअली उनका कंट्रोल सेंटर है जहां से वो ड्रोन लॉन्च करते हैं, वहां पे अटैक हुआ है। और आप देखो कि दोनों जने कह रहे हैं कि हमने अपने बचाव के अंदर ये अटैक किया हुआ है, या बचाव के अंदर हमने फायर किया हुआ है आते हुए म्यूनिशंस को तोड़ने के लिए। सो ये कोई वॉर शुरू नहीं हुआ है अभी तक। और जैसा कि को पैनलिस्ट ने बताया हुआ है, जैसा हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, जैसा न्यूज सुनते हैं हम लोग, कि एक फाइनल स्टेज की तरफ प्रोग्रेस कर रहा हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी झूठ सामने आती है। देखो इतने बड़े बड़े नेशंस हैं कि अमेरिका कहता नहीं, हमने तो कभी कहा ही नहीं इसकी बात करना, और ईरान कहता अमेरिका पता नहीं क्या बोल रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। एक्चुअली ईरान के अंदर भी पार्टीशन हो चुके हैं बिटवीन IRGC एंड मिलिट्री एंड उनकी जो कमांड है, जिसके अंदर कम से कम 8 जज और 8
इनके जो बड़े धर्म गुरु टाइप बैठते हैं, इनमें भी कौन क्या बोल देता है किसी को पता नहीं पड़ रहा है। तो एक सेंटेंस जो यहाँ से निकल जाता है, जो MOU के एक पेज, वो पाकिस्तान निकालता है और उनके बाद में उन्हीं की लड़ाई होती है, तुमने क्यों निकाला, हम तो मना कर देंगे इसको। इस तरह की बातें हो रही है। तो जिस तरह से इन्होंने निकाला कोई MOU, और व्हाइट हाउस ने कहता नहीं हमने कभी बोला नहीं इस तरह की बातें, तो ये तू मैं बाल बच्चों वाली जो लड़ाई होती है ये चले जा रही है। ये फाइनल शेप लेगी, जरूर लेगी, बिकॉज सभी परेशान है। इतने सारे खर्चा अमेरिका को हुआ, इतने इनके टॉमहॉक मिसाइल इनके उड़ चुके हैं, लेकिन इनको हेवी करने वाला इजराइल है। जैसे ही कहता मैं निकलूंगा, जो ज्यू लॉबी है जो ट्रम्प के साथ में उनकी पार्टी में अपोजिशन बैठी हुई है, वो लोग ट्रम्प को कहते हैं नहीं आप नहीं करोगे सौदा इसका। हालांकि ट्रम्प काफी दादागिरी में आगे हैं और वो चाहेंगे तो जो चाहेंगे हो जाएगा। तो अभी की जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका अटैक करना, चाहे ईरान का यूएस के ऊपर या यूएस का, तो इस तरह की चुटपुट तो लड़ाई थ्रू आउट चल रही थी। 8 अप्रैल में सीजफायर हुआ था, किसी के शिप के ऊपर फायर कर दिया, किसी में आग लग गई, किसी का शिप टूट गया, किसी ने बोट तोड़ दी। ये चुटपुट लड़ाई अपने बचाव में करते रहते हैं। लेकिन आप देखो कि ईरान की बोट धनाधन दौड़ रही है उसके अंदर, स्ट्रेट के अंदर, स्ट्रेट नहीं मेन उसमें हॉर्मुज के अंदर, और वो अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। और यूएस बाहर बैठा हुआ है, वो अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, वो रोक के बैठे हुए हैं। और आज की तारीख में 23 टैंकर वहां से निकल चुके हैं। 23 टैंकर, 80 निकलते थे, 100 निकलते थे, तो कुछ सौदा हो रहा है, वहां पे निकल रहा है। तो अभी की जो सीज फायर टूटी है, ये हमेशा टूट रही थी, फायरिंग हमेशा हो रही थी, तो इसको हम नहीं मानेंगे कि युद्ध स्टार्ट हो गया है। पहले तो मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात, जरूर समझौता होगा, ये आपस में जाएंगे। अब ईरान की यूरेनियम की बात अलग करते हैं, पर ये कह रहा हूँ कुछ न कुछ ऐसा अभी डिसीजन होगा इन नेक्स्ट 48 आवर्स और सो, जिसके अंदर हॉर्मुज का टेंशन कम होगा, यूएस फोर्सेस थोड़े पीछे चले जाएंगी और तेल के टैंकर्स और दवाइयां और खाद्य सामग्री आने देना शुरू हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ जाती हैं उसके बाद लगता है कि ये सब चीजें ब्रेक हो रही हैं। मैं कटेवा सर का रुख करना चाहूंगा। सर, एक लंबा एक्सपीरियंस आपको और इस तरह के घटनाक्रम कई बार आपने देखे भी हैं, लेकिन ये थोड़ी अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। ये एक युद्ध का संगम है 3 देशों का, इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच। अमेरिका केवल अपनी दोस्ती के चक्कर में अटक गया, क्योंकि ये बात अंदरूनी आज नहीं तो कल फिर पब्लिक डोमेन में आएंगी कि मोसाद ने जिस तरह से अमेरिका को तैयार किया कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का खेल है, सब कुछ बाहर निकल, तो उसमें अटक गए। अब इतना बड़ा विकसित राष्ट्र, दादा डॉन कंट्री, अब उससे ऐसे बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। तो ये बीच बीच में इसी तरह से देखें कि जो सीज फायर को ब्रेक करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो एक महज टटोलने की कोशिश की जा रही है कि ईरान कितना तैयार है, ये माना जाए इसे सर? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक ईरान और अमेरिका का और ये जो आपने इजराइल का जो बताया है, इनकी जो लड़ाई है, इनके डिफरेंसेस आज से नहीं है। पिछले 5 दशक से अमेरिका के जो भी, चाहे रिपब्लिकन आए हों चाहे डेमोक्रेट आए हों पावर में, उन्होंने हमेशा ये काउंटर किया है, ये इंश्योर किया है कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बन जाए। क्योंकि जिस तरह की वहां पर सरकार है, वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम इस्लामिक फंडामेंटल टाइप की सरकार है, और वो दूसरी चीजों को टॉलरेट नहीं करना चाहती है। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर उनको अपने एम अचीव करने हैं, तो वो चाहे उसके लिए वायलेंस होए तो उसको वो माइंड नहीं करते। इस तरह की उनकी सोच है। तो पिछले कितने सारे जो थे, उन्होंने डिप्लोमेसी लगाई, सैंक्शंस लगाए, थोड़ा बहुत उनको इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करके, डिप्लोमेटिक डिस्क्रिमिनेशन करके उनको दबाव करके रखा। और एक ओबामा ने एक डील की थी, जिसे इन्होंने ट्रम्प साहब ने आते उसको खत्म कर दिया। 3 देश हैं बड़े बड़े जो उस आपको वेस्ट एशिया में, जिनके पास, एक सऊदी अरेबिया, एक इराक, एक ईरान और कुछ हद तक यूएई, ये 4 बड़े देश। अभी सऊदी अरेबिया ऑलरेडी प्रो अमेरिकन है, उनको कोई उसमें दिक्कत नहीं है कि वहां के जो शाह है वो जो वहां के राजा है वो उनके साथ हैं। इराक में उन्होंने तख्ता पलट किया था 2002 के शुरू में, जब सद्दाम हुसैन को उन्होंने हटाया था। और जब इराक में वो घुसे थे तो ऐसा लग रहा था कि इराकी फोर्सेस बहुत तगड़े हैं और कई दिन तक ये लड़ाई चलेगी, परंतु बहुत ही कम समय में उन्होंने सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट कर दिया था। ये एक बात थी जो प्रोबेबली उन्होंने सोचा कि यही चीज ईरान में भी कर पाएंगे, पर ऐसा
हुआ नहीं। और दूसरा, क्योंकि एक लग रहा था कि बीच में एजिटेशन हो रहा है और इंटरनल रिवोल्ट हो रहा है, जिसको ये अमेरिका उनको सहायता दे रहा था, इंटरनेशनली सब जगह पे उनको सहायता देने की कोशिश कर रहा था, परंतु वो उसको दबा दिया उन्होंने। और फिर इजराइल के कहने पे उन्होंने जो बताया कि बहुत ही जल्दी 6-7 दिन में काम खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है रिजीम चेंज करके और न्यूक्लियर जो उनका पावर बनने की तैयार है उस पे रोक लगाना, ये उनके बॉटम लाइन है। ये ऐसा कुछ करना चाहते थे पर वो हुआ नहीं। और जी। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि साथ साथ में इजराइल जो काम कर रहा है, इजराइल और लेबनान की लड़ाई, हालांकि सीज फायर था परंतु जी। वो सीज फायर का कोई मतलब नहीं निकलता है। आज उन्होंने जो सदर्न लेबनान का हिस्सा है, जो लेटानी नदी तक था पहले 5-7-8 किलोमीटर, अभी वो एक जहरानी नदी करके आगे है जो तकरीबन 40-50 किलोमीटर अंदर है लेबनान के। अब उन्होंने अनाउंस किया है कि इसको यहाँ तक खाली कर दो और वहां वो अपने ग्राउंड फोर्सेस भेज रहे हैं और जो बड़े बड़े 2-3 शहर हैं उनको वो घेराबंदी कर रहे हैं। तो उससे लग रहा है कि वो इस लड़ाई को हिजबुल्लाह के खिलाफ, क्या वो आधा लेबनान उसमें सफर करेगा, 1/4 के करीब के लेबनान का इलाका है जिसमें ये लड़ाई अभी छिड़ रही। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ईरान जरूर हिजबुल्लाह की उसके फेवर में जाएगा, बार बार अटैक करेगा तो वो फिर लड़ाई वहां छेड़ सकते हैं। जी। हालांकि अमेरिका के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर है, पर जैसा कि ट्रंप जो अपने आप को बोलते हैं कि जो डेमोक्रेसी की दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक वैल्यू वाला देश है उसको वो लीड कर रहे हैं, ऐसा वो बोलते हैं, परंतु कम से कम 8 से 10 कंट्रीज को वो डरा धमका चुके हैं। कभी कनाडा को बोलते हैं कि हमारा एक एक्स्ट्रा स्टेट है, कभी ग्रीनलैंड को कुछ बोलते हैं, एक वेनेजुएला को तो उन्होंने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है, फिर युगांडा में दखल अंदाजी कर रहे हैं, फिर अभी बीच बीच में इधर अब्राहम जो अकॉर्ड था जिसे आप डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो चाह रहे थे कि पूरे के पूरे मुस्लिम कंट्रीज इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दें और वो फिर इनकी जो लड़ाई की मेन है वो खत्म हो जाए। इजराइल कभी भी 2 नेशन थ्योरी चाहता नहीं, पैलेस्टीन को वो रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहता है, वो कभी होगा नहीं। और इसीलिए जब उन्होंने कल बोला है तो एक यूएई और एक छोटी कंट्री और उन्होंने इसको माना है, पर कल उन्होंने कोशिश की कि ओमान और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान ये भी उसको रिकॉग्नाइज कर। अब कल ट्रंप साहब ने बोल दिया है ओमान को भी मैं बर्बाद कर दूंगा। जो एक समय था जब ओमान ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कर रहा था और प्रो अमेरिका के साथ उनके अच्छे रिलेशन है, उसको वो करना चाह रहे हैं। जहां तक ये कल की स्ट्राइक का सवाल है जो थोड़ी देर में और लूंगा, जिसमें उन्होंने क्या हुआ है कि अमेरिकन जहाज जा रहे थे, 3 या 4 जहाज अमेरिका के वहां हॉर्मोज को क्रॉस कर रहे थे सामान के साथ, तो उनके जो हाई स्पीड बोट्स हैं जो आर्म्ड हैं, चंद्रमौली साहब ने जो बताया था, वो एकदम आकर के उन्होंने उस पर फायर किया तो वो मुड़ के वापिस चले गई। उसको रिटेलिएशन करने के लिए उन्होंने फिर जो उनका बहुत बड़ा पोर्ट है उस माउथ के ऊपर बंदरबास, उसके ऊपर हमला किया। बंदरबास पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है, और वो इसके हॉर्मोज जो ये पर्शियन गल्फ का माउथ है जो उसके आगे ओमान, गल्फ ऑफ ओमान शुरू हो जाता है, उस जगह के ऊपर है, तो उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। आज सुबह 4 बजे जब ईरान ने रिटेलिएट किया है तब बोलते हैं कि उस टाइम यूएस की कैबिनेट, व्हाइट हाउस में यूएस कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, 13वीं और 14वीं मीटिंग थी ट्रंप साहब की इसके वाले टेन्योर के अंदर, उस समय उन्होंने हमला किया है। तो ये बात है कि ये प्रोलॉन्ग लड़ाई छुटपुट जैसे फुल फ्लेज वार तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने कई जगह कई अपने पूरा आर्मामेंट उन्होंने टेस्ट कर लिए हैं और ये बोलते रहे कि नेवी इनकी हमने धरती में पहुंचा दी है। अगर नेवी उनकी धरती में पहुंच गई है तो जो भी CNN वगैरह जो उनकी नेवी के दिखाते हैं फास्ट बोट्स, वो ट्रम्प साहब उसको मीडिया को गाली देने लग जाते हैं। तो जब अगर आपने ऐसा, वही बहुत सारी चीजें सर ऐसी हैं कि यथार्थ से कई चीजें हैं। और दूसरा इसमें ये भी है कि ठीक है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन एक बू और आती है इसमें, ट्रंप अपने पर्सनल एजेंडे पे भी हैं, इस वजह से भी कई चीजों में सहमति नहीं बन पा रही है और बहुत सारी चीजों को उससे भी कोलैबोरेट करके देख रहे हैं कि हाँ इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, उसको क्या होगा, क्योंकि इन चीजों से वो घिर भी चुके हैं अमेरिका में। अगर वार्ता के लिए भी हैं तो अपने सबसे नजदीक व्यक्तियों को, अपने दामाद को जिस तरह से वो भेज रहे हैं,
वो क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो कई चीजें हैं, लेकिन ये बात तय है कि ट्रंप खुद इससे लेकर के परेशान है। मैं एक बार करोड़ सिंह साहब के पास में जाना चाहूंगा सर, एक मिनट का वक्त दूंगा, समय थोड़ा कम है। आप क्या लगता है सर आपको कि किसी दिशा तय होगी कोई, या फिर नेक्स्ट डे जब हम मिलेंगे तो ये देखेंगे कि हाँ ये तो और बवाल मच गया? देखिए योगेंद्र जी, आपने एक मणि की बात की तो हमारे को दादी की कहानी याद दिला दी कि नाक के पास से अगर आप मणि छीनेंगे तो वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, मणि नहीं देंगे, जो अपनी जान दे देंगे लेकिन मणि नहीं देंगे। ये बहुत पुरानी कहानी है। दूसरा, चीन के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री दोनों अमेरिका में हैं इस वक्त, और चीन के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि दोनों पक्ष आधी आधी दूर चलें, हाफ वे पे आके बातचीत करें, तभी हो सकता है। ये स्पष्ट रूप से कह दिया है। तो वहां पे हो सकता है कि कहीं यूएन के साइडलाइन से कोई बातचीत हो कि वहां पे, और चीन कहीं मध्यस्थता में आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी है, चीन के भी है, और कुछ बातचीत का रास्ता निकले। तीसरा पॉइंट ये मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ओमान को धमका दिया हो, क्योंकि वो इसलिए धमकाया ओमान को कि वो ओमान ईरान के साथ तैयार हो गया कि हम जॉइंटली होर्मुज को मैनेज करेंगे। और चौथा पॉइंट ये है कि अगर स्ट्राइक करेंगे तो वो इजराइल को आगे करेंगे, पहले इजराइल स्ट्राइक करेगा फिर अमेरिका उसको फॉलो करेगा, जो पहले का पैटर्न रहा है। अमेरिका मुझे लगता नहीं कि ईरान में अंदर की तरफ मेनलैंड पार्ट है उसमें स्ट्राइक करेगा। जी योगेंद्र जी। चलिए, बिल्कुल आपने 4 बिंदुओं के जरिए इस पूरी चीज को समझाने की कोशिश की है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो भविष्य में ये तस्वीर बन सकती है। मैं चंद्रमौली सर का रुख करना चाहूंगा। सर, मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा कि ये जो एक गैप रहा, इतना टाइम जो रहा है लगभग 1.5 महीने के आसपास का, इसमें क्या कोई भी बैठा हुआ होगा? सब अपनी तैयारी नहीं कर रहे हो? यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के भी अपनी चीजें उन्होंने। दूसरा, इसी दरमियान अमेरिका चाइना से मिलने गया, कोई बात नहीं बनी। पुतिन अपने प्रस्तावित दौरे के जरिए चाइना आकर के गए हैं। तो अगर कुछ स्थिति बनती है तो ये युद्ध का थोड़ा और वाइड रूप हो सकता है। जी हाँ, ये सभी देश जहाँ जहाँ ये गए हैं मिलने के लिए, ये पीस की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान उनको भी हो रहा है। तो कोई देश कहीं भी जाकर ये नहीं कह रहा है यार तो हम मारेंगे, लड़ेंगे, करेंगे, ये नहीं कह रहा। यही कह रहा है कि पीस सबको चाहिए, क्योंकि ईरान भी लड़ाई नहीं करना चाहता है। उसको सैंक्शन 40 साल से सैंक्शन लगे हुए हैं, फिर भी जी रहा है वो, और इतना जखीरा खड़ा कर दिया मिसाइल्स और इन ड्रोन्स का। तो वो भी चाहता है कि उससे दवाएं, उसके बाल बच्चों के लिए पढ़ाई की सामग्री, खाने का खाद्य सामग्री आए। और चीन चाहता है कि उसको अनइंटरप्टेड पेट्रोलियम जो आता है वो आता जाए। सभी चाहते हैं कि यहाँ पे शांति हो जाए, ताकि उनकी जो व्यवस्था आने जाने वाले जो उनके टैंकर्स की है वो बनी रहे। इसलिए जो भी जहां जा रहा है, ये इसके जा रहा है, इसका फोर्स लगेगा ट्रम्प के ऊपर। और मुझे क्या लगता है कि अगले दिनों के अंदर ये न्यूक्लियर ही एक बवाल रहेगा। अदरवाइज ये एक तरह से हॉर्मुज को स्टार्ट करने के लिए हो जाएगा, चाहे उस पर दबाव स्टिल बातचीत में बना रहे, लेकिन हॉर्मुज के अंदर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है। बिल्कुल एक उम्मीद पे दुनिया टिकी। और आपने सही कहा कि जिन राष्ट्रों की मुलाकात हुई है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप चिंता मत करें हम साथ में, वो अंदर खाने में होगी। लेकिन किसी ने भी अगर बात की है तो पीस की बात की है। अगर क्वाड की भी बात करें तो उसमें भी ये मुद्दा उठा, तब भी उसमें भी ये बात सामने आई है कि इसे शांति से, हॉर्मुज स्ट्रेट है, क्योंकि हॉर्मुज एक लाइफलाइन बन गई है इस वक्त, दुनिया पे उसका असर पड़ रहा है, तो उसको खुलना बहुत जरूरी है। इसमें भारत भी ये बात कह चुका है, ये एक प्रेशर में खुल सकता है। लेकिन यूरेनियम का क्या होगा? क्या यूरेनियम एक ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से अमेरिका अड़ेगा? मैं इस पे कटेवा साहब से जानना चाहूंगा। सर, अगर बात बनती है तो क्या इसी मुद्दे पे आकर के रुकेगी, या दुनिया की प्राथमिकता, अमेरिका की प्राथमिकता, इजराइल की प्राथमिकता, ईरान की प्राथमिकता इंडिविजुअल हो सकती है? यूरेनियम अमेरिका की प्राथमिकता हो सकती है लेकिन दुनिया की नहीं है। वो उसके पास था, पहले भी था, आज भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दुनिया की जो प्राथमिकता है वो हॉर्मुज है। तो इसके लिए इस प्रेशर में कुछ बात बन सकती है। और यूरेनियम कैसा होगा कि उसकी वजह से वार्ता हो भी जाती है तो रुक जाएगी, युद्ध में तब्दील हो जाएगी? देखिए, जहां तक यूरेनियम आपने बताया कि वो, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो इतना उनका आइडेंटिफिकेशन का पोजीशन है, वो ईरान कभी नहीं छोड़ेगा। अगर ईरान ने यूरेनियम ही दे दिया तो फिर तो लड़ाई किस बात की? तो वो तो बिल्कुल वो देंगे नहीं, पर यह है कि उसको फर्दर एनरिचमेंट का प्रोग्राम है, उसको वो रोक सकते हैं, जिसे IAEA जाकर के चेक भी कर सकता है। योगेंद्र जी, आपने जैसे बताया था, शुरू में हमने एक बार ये किया था कि क्या ये महायुद्ध में
कन्वर्ट हो जाएगी ये लड़ाई। तो मैं बताऊं कि महायुद्ध तो नहीं हुआ, परंतु दुनिया का आर्थिक महायुद्ध जरूर इस लड़ाई ने बना बिल्कुल। दिया है। हाँ, तो अभी इकोनॉमिकली तो द वर्ल्ड इज एट वार, बिकॉज इतनी जबरदस्त मंदी किसी चीज में कोविड के टाइम आई थी, उसके बराबर के उससे भी ज्यादा आ सकती है अगर और थोड़े दिन और इसी तरह से चलता रहा तो, क्योंकि पूरी दुनिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो सब चीजों पे उसका फर्क पड़ेगा और प्रेशर जरूर है ट्रम्प के ऊपर, वहां के इंटरनल अमेरिका का प्रेशर है, पूरी दुनिया का प्रेशर है। तो ये जरूर है कि चाहे ये सीज फायर इस तरह का चलता रहेगा और छुटपुटी सी घटनाएं बीच में जरूर चलती रहती हैं, परंतु एक चीज हम सब लोग भूल जाते हैं, जिस तरह से इजराइल लेबनान के ऊपर मार काट कर रहा है, वो उसी तरह से उसी लाइन पे पड़ रहा है जैसे उन्होंने गाजा में किया था और कितने लोगों को मार गिराया था। उसके ऊपर कोई दुनिया में कोई बोल नहीं रहा है, कोई देश, ना चीन बोल रहा है ना रूस बोल रहा है। और अभी वो 30-40 किलोमीटर आज उन्होंने ग्राउंड फोर्सेज अपने वहां इंडेट कर दिए हैं और अनाउंसमेंट कर दिया है कितने गांवों को खाली कर दो। इसका मतलब वो उधर हमला करने वाला, उसमें बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारे बच्चे मरेंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं है। तो ये अगर जब तक वो नहीं रुकेगा तो ये लड़ाई रुकनी मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेगा, ईरान पूरी तरह से उसका सहयोग करेगा, ये बिल्कुल लगता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि वार्ता की जब चर्चा चली थी तो हिजबुल्लाह की भी बात जिक्र किया था ईरान ने कि उनको भी शामिल किया जाना चाहिए वार्ता में, जब पाकिस्तान को में बुलाया गया था। तो चलिए सर, मैं माफी चाहूंगा, समय का थोड़ा अभाव, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो खैर उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि दोनों तरफ से ही अगर ये सूझबूझ के साथ में होंगी। परेशान सब हैं, दुनिया तो परेशानी है, जो लड़ाई लड़ने वाले हैं वो भी कोई चैन से नहीं बैठे हुए हैं, बहुत बेचैन है और चाहते हैं कि ये किसी तरह से रास्ता निकल करके बाहर निकले। लेकिन अब मध्यस्थता का एंगल क्या होगा, कौन करेगा और कब तक इसको निपटाया जाएगा, प्रयास मुझे लगता है कि काफी जगह से चल रहे हैं। लेकिन बस यही है कि इसका रिजल्ट निकलना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ में दुनिया नेक्स्ट डे का प्लान करती है कि शायद हो सकता है कि खुशखबर आ जाए। क्योंकि मार्को रूबियो जब आए थे इंडिया तो उन्होंने भी कहा था कि जल्दी एक खुशखबरी आने वाली है, जिसका जिक्र भी किया करोड़ी सिंह साहब ने। तो ये खुशखबरी कब आएगी ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो ये कहेंगे कि चलिए, अगर सीज फायर भी कायम रहता है तो थोड़ी उम्मीद और बनी रहती है। और अगर इसी तरह से दोनों तरफ से अगर मिसाइलें दागी जाएंगी, ड्रोन चलाए जाएंगे, तो फिर तो कहीं ना कहीं ये मामला बिगड़ सकता है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।